Okay, so now we continue with the next question, that is question number 7. तो देखिए 7 में हमें फिर से इक्वेशन द रिएक्शन जो दिए गए हैं उनको इक्वेशन में कन्वर्ट करके बैलेंस करके लिखना है. ठीक है, तो फर्स्ट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स यू कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर. तो ये हमने रिएक्शन थ्योरी में पढ़ा भी है. तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज CaOH ट्वाइस, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस फॉर्म में होगा? एक्वस. ठीक है, तो एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको बेसिकली आप वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ करते हो, चूना करने के लिए यूज़ करते हो घरों में, ये एटमॉस्फेयर से CO2 गैस कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है, उससे रिएक्ट करता है और फाइनल प्रोडक्ट बनता है कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक सॉलिड है. और कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल का फॉर्मूला भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है. ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो एक कैल्शियम यहाँ है, एक कैल्शियम यहाँ है, एक कार्बन 3 और एक 4 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 + 2 4 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन. तो इट इज़ अ बैलेंस्ड इक्वेशन. ठीक है, देन जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट. तो जिंक एक मेटल है तो जिंक सॉलिड होगा, प्लस सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन होगा. AgNO3 गिव्स यू जिंक नाइट्रेट. ठीक है, अब देखिए जिंक नाइट्रेट कैसे बनेगा. जिंक के ऊपर चार्ज क्या होता है? जिंक पे आता है हमेशा 2 पॉजिटिव चार्ज और नाइट्रेट पे होता है NO3 1 नेगेटिव. तो इस 2 पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए 2 नाइट्रेट चाहिए होंगे. ठीक है, तो इसलिए जब हम इक्वेशन यहाँ पर जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला लिखेंगे तो ये आएगा ZnNO3 ट्वाइस. ओके, तो ये भी हमारे पास क्या बनेगा? एक्वस जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर. तो सिल्वर बाहर निकल जाएगा, मतलब डिस्प्लेस होगा. तो जिंक यहाँ पे क्या कर रहा है? जिंक सिल्वर को डिस्प्लेस कर रहा है. ठीक है, तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. ओके, अब देखो जिंक यहाँ पर लेफ्ट में एक है, राइट में भी एक है. नाइट्रो NO3 के 2 ग्रुप लगे हैं, तो यहाँ NO3 का एक ही है तो इसको 2 करना पड़ेगा. अब 2 सिल्वर आ जाएंगे तो सिल्वर को बैलेंस करने के लिए 2 सिल्वर करेंगे. नाउ इट इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन. फिर देखते हैं थर्ड वन, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड. तो देखिए एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड हो जाएगा CuCl2, क्योंकि कॉपर पे 2 पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसको बैलेंस करने के लिए 2 Cl नेगेटिव लगेंगे. देन एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव चार्ज होता है तो 3 पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए 3 Cl नेगेटिव लगेंगे. ठीक है, इसलिए जो फॉर्मूला हमारे पास आएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड का दैट विल बी AlCl3. ठीक है, याद रखना है हमेशा, प्लस कॉपर. ओके, तो यहाँ पे एक एल्यूमिनियम एक कॉपर है, पर क्लोरीन यहाँ 2 है, यहाँ पर 3 है. तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 2 से कर देते हैं. अब क्लोरीन दोनों में 6 हो गए, पर 3 कॉपर है तो 3 कॉपर को बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 और 2 एल्यूमिनियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2. नाउ इट इज ऑल्सो बैलेंस्ड इक्वेशन. देन फोर्थ वन, बेरियम क्लोराइड. बेरियम पे भी 2 पॉजिटिव चार्ज होता है तो 2 क्लोरीन आएंगी, प्लस पोटाशियम सल्फेट. सल्फेट क्या होता है? SO4 2 नेगेटिव, K के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज होता है. ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए 2 K पॉजिटिव चाहिए होंगे. तो इट मीन्स जो फॉर्मूला है दैट इज K2SO4. अब ये बना रहे हैं बेरियम सल्फेट. तो बेरियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, सल्फेट पे 2 नेगेटिव है, तो एक ही बार बैलेंस हो जाएंगे. प्लस पोटाशियम क्लोराइड, K के ऊपर 1 पॉजिटिव और Cl पे 1 नेगेटिव, बैलेंस हो गए. अब देखो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स किस स्पीशीज़ में है? K2SO4. तो इसमें 2 पोटाशियम हैं, तो पहले पोटाशियम को बैलेंस कर लेते हैं. यहाँ पर 2 हैं तो यहाँ 2 कर दिए. अब सल्फेट 1 है, यहाँ पर भी 1 है. बेरियम 1 है, बेरियम भी 1 है. क्लोरीन 2 हैं, यहाँ पर भी क्लोरीन 2 हैं. तो नाउ इट इज़ अ बैलेंस्ड इक्वेशन. ठीक है, और बेरियम सल्फेट एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है. ठीक है, तो 7th क्वेश्चन इज डन. Then next is the question number 8.
राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। दोबारा अब एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है, तो फर्स्ट रिएक्शन इज पोटाशियम ब्रोमाइड, अभी इन्होंने मेंशन किया है एक्वस, तो हम भी लिख देंगे पोटाशियम ब्रोमाइड KBr एक्वस प्लस बेरियम आयोडाइड। अब बेरियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज, आयोडीन मतलब I नेगेटिव, ठीक है ना, आयोडाइड, तो आयोडाइड पे क्या होगा, बेरियम पे होता है 2 पॉजिटिव, आयोडाइड पे होता है 1 नेगेटिव, तो ये 2 यहाँ चला जाएगा, ये 1 यहाँ, तो ये बनेगा BaI2। तो बेरियम आयोडाइड भी इन्होंने एक्वस लिखा है, और ये बना रहे पोटाशियम आयोडाइड, अभी लिखा हमने Ki प्लस बेरियम ब्रोमाइड, ठीक है, तो BaBr2 दैट इज ऑल्सो सॉरी दैट इज सॉलिड। अब देखो ज़्यादा नंबर ऑफ एटम या तो BaI2 में है और BaBr2 दोनों में बराबर हैं, एक बेरियम है तो यहाँ पर भी एक बेरियम है, तो बेरियम तो बैलेंस है। ब्रोमीन यहाँ पर 2 हैं तो इसको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 KBr। अब पोटाशियम 2 हो गए तो उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, आयोडीन 2 हैं यहाँ पर भी 2 हो गए, तो नॉट अ बैलेंस्ड इक्वेशन। अब हमें आइडेंटिफाई करना है द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो हुआ क्या, KBr ये जो कैटायन और एनायन है, और इसका जो कैटायन और एनायन है ये चेंज हो गए ना, पोटाशियम ने अपना एनायन Br नेगेटिव उसको दे दिया, ठीक है, तो ये Br नेगेटिव यहाँ चला गया और ये I नेगेटिव इसके पास आ गया, तो इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब दोनों ने अपने आयंस इंटरचेंज कर लिए, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देन सेकेंड वन जिंक कार्बोनेट, जिंक पे 2 पॉजिटिव चार्ज, कार्बोनेट पे 2 नेगेटिव होता है CO3 वाले पार्ट पे, ठीक है, तो जिंक कार्बोनेट सॉलिड, और ये जा रहा है जिंक ऑक्साइड ZnO सॉलिड प्लस CO2। तो देखने से ही लग रहा है कि एक सब्सटेंस 2 चीज़ों में टूट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। तो एक जिंक यहाँ पे है, एक जिंक यहाँ है, एक कार्बन 3 ऑक्सीजन, 2 और 1 3 ऑक्सीजन, तो इट्स अ बैलेंस्ड इक्वेशन। नाउ थर्ड वन हाइड्रोजन H2 गैस प्लस Cl2 गैस, ये तो सबको पता है कितना बनाता है 2HCl गैस, बैलेंस्ड। अब ये कौन सा एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन, क्योंकि 2 चीज़ें कंबाइन करके एक प्रोडक्ट दे रही हैं, तो इट्स अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, ऑपोजिट ऑफ डीकम्पोजिशन। देन मैग्नीशियम सॉलिड, तो मैग्नीशियम सॉलिड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एक्वस में दिया गया है। अब ये कन्वर्ट हो रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, तो बैलेंस करने के लिए 2 क्लोरीन लगेंगे, MgCl2 भी एक्वस प्लस हाइड्रोजन गैस, तो लिख देते हैं H2 गैस। अब देखो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स MgCl2 के पास हैं, तो इस स्पीशीज़ को बैलेंस करेंगे, एक मैग्नीशियम 2 क्लोरीन, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, अब 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन, इट्स अ बैलेंस्ड इक्वेशन। तो क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोजन को बाहर निकाल के उसकी जगह ले रहा है और क्लोरीन के साथ कंबाइन कर रहा है, हाइड्रोजन बाहर निकल गया ना, तो इट्स अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो आप इसको, या फिर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो दैट कंप्लीट्स द क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए 9th इज के व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक वो होते हैं जिनमें हीट एनर्जी रिलीज होती है, एक्सो मीन्स एग्जिट, ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं कि थर्मो से आ गया थर्मल हीट, तो जिसमें हीट इज गिवन ऑफ, ओके, हीट एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन। एंडोथर्मिक वो हो गए जो रिएक्शन हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, आसपास से एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, वो हो गए एंडोथर्मिक, ठीक है। तो एक्सो यहाँ पर आप डेफिनेशन लिख सकते हो, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन विच प्रोसीड बाय रिलीज ऑफ हीट, ठीक है। ऑल कंबशन रिएक्शन, जब भी कोई चीज़ जलती है तो जलने से हीट तो मिलती है आपको, तो सारे कंबशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक हैं। फिर एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो उसमें भी हीट रिलीज होती है, तो उनके लिए
डेल्टा एच एक वर्ड होता है, ठीक है, एंथैल्पी चेंज। एक्सोथर्मिक में ये डेल्टा एच नेगेटिव होता है, ठीक है। एंडोथर्मिक में ये चीज़ पॉजिटिव हो जाती है। तो डेल्टा एच क्या है? एंथैल्पी चेंज। तो अगर 400 की एनर्जी रिलीज हो रही है तो मैं क्या लिखूंगा? डेल्टा एच इज इक्वल टू -400। माइनस साइन ये बता रहा है कि ये एनर्जी रिलीज हो रही है। अब इसमें ये एग्जांपल दे सकते हैं कि CH4 + 2O2 मतलब CH4 गैस को बर्न करने हम, ऑक्सीडेशन, एनर्जी रिलीज हो रही है। तो एक्सोथर्मिक है, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज हो रहे हैं तो इसमें भी एनर्जी रिलीज हो रही है। फिर आगे एंडोथर्मिक के डेफिनेशन एंड एग्जांपल। तो कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी या हीट एब्जॉर्ब होती है ड्यूरिंग द रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव लिखा जाता है, मतलब अगर 400 की एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होगी तो मैं उसको +400 लिखूंगा, ठीक है। इवेपोरेशन, फर्श पे पड़ा हुआ पानी आसपास से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट होता है, तो इवेपोरेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। फिर 6CO2 + 6H2 सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बनाते हैं? C6H12O6, ठीक है। तो दिस प्रोसेस एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट, तो ये भी एंडोथर्मिक है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 10th, वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन? एक्सप्लेन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको नोट भी कर सकते हो अभी पॉज करके। ओके, तो देखो, वी टेक ऑक्सीजन, जब रेस्पिरेशन लेते हैं मतलब ब्रीदिंग कर रहे हैं तो क्या होता है? ब्रेथ के साथ ऑक्सीजन गैस आती है, ठीक है, और जो बाहर निकालते हैं दैट इज CO2। सो वी ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो ऑक्सीजन आती है ये लंग्स में जाती है, लंग्स से ये ब्लड के हीमोग्लोबिन में एब्जॉर्ब होती है। एक हीमोग्लोबिन यूनिट 4 O2 मॉलिक्यूल्स कैरी कर सकता है। तो ब्लड के थ्रू होते होते ये बॉडी के सारे सेल्स में जाती है, ठीक है, सेल्स में जाएगी। क्यों? क्योंकि बॉडी में जो ग्लूकोज बना था, जो खाने से हमने ग्लूकोज बनाया है, उस ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करना है। तो ये ऑक्सीजन चाहिए, इस रिएक्शन के लिए चाहिए। तो ग्लूकोज ऑक्सीजन से कंबाइन करके CO2 बनाता है, H2O, और एनर्जी रिलीज करता है, और इस एनर्जी से हम डे टू डे की अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है। हमारे जिंदा रहने के लिए ये एनर्जी चाहिए। तो क्योंकि ग्लूकोज को डाइजेस्ट करके, मतलब ग्लूकोज को कंज्यूम करके बॉडी एनर्जी जनरेट कर रही है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। और ये जो CO2 है ये वापस फिर हम ब्रीद आउट करके बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो दैट इज क्लियर। ओके, सो नाउ यू कैन नोट डाउन द 10th क्वेश्चन ऑल्सो। Then next is the question number 11. Why are decomposition reactions called the opposite of composition? देखो सीधी सी बात है, डिकम्पोजिशन में क्या होता है? एक चीज़ टूट के दो चीज़ें बना रही है या दो से ज़्यादा भी बना सकती है। तो एक चीज़ टूट रही है, डिकम्पोजिशन बोल दिया। उल्टा कर देंगे कि दो चीज़ें जुड़ के एक चीज़ बना रही है, B + C कंबाइन करके A बना रहे हैं, ऑपोजिट, तो कॉम्बिनेशन होता है। तो ये इसका एकदम ऑपोजिट रिएक्शन है। जैसे N2 गैस और H2 गैस कंबाइन करते हैं एक पर्टिकुलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर पे, तो अमोनिया बनती है, ठीक है। इसको हेबर्स प्रोसेस बोलते हैं, याद कर लो। पर जब अमोनिया को तोड़ते हैं तो वापस ये N2 और H2 में टूटता है। दिस इज कॉल्ड रिवर्स हेबर प्रोसेस। ओके, तो एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। देन द क्वेश्चन नंबर 12, राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी सप्लाइड इन फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। तो मैंने डायरेक्टली आपके सामने ये एग्जांपल लिख दिए हैं क्योंकि हमने बुक में ये सारे रिएक्शन पढ़े हुए हैं NCERT में। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। तो हीट करने से टूट रहे हैं तो इसको थर्मोलाइसिस बोलते हैं। लाइसिस मीन्स टू ब्रेक, थर्मोलाइसिस का मतलब हुआ कि हीट करने से ब्रेक हुआ, ठीक है। AgBr सनलाइट की प्रेजेंस में टूट के सिल्वर + Br2 बनाता है। तो किससे टूटा? सनलाइट से। सनलाइट में क्या प्रेजेंट होते हैं? फोटॉन्स, ठीक है। एनर्जी का जो पार्टिकल्स होते हैं सनलाइट के, उनको फोटॉन्स बोलते हैं। तो फोटॉन्स से टूटा तो फोटोलाइसिस। फिर वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस किया, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करके उसको तोड़ा H2 + O2 में, तो इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ा तो इलेक्ट्रोलाइसिस।
Okay, so now you can note down the question number 12 also. Now next is the question number 13. What is the difference between displacement and double displacement reaction? तो कोई डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, यहाँ पर कॉपर सल्फेट प्लस आयरन जाके कॉपर को बाहर निकाल दे रहा है और उसकी जगह ले रहा है, तो एक ही बार उसने डिस्प्लेस किया ना, आयरन ने कॉपर को किया, तो एक बार डिस्प्लेसमेंट हुई, दैट्स ऑल. तो जब एक मोर रिएक्टिव स्पीशीज एक लेस रिएक्टिव स्पीशीज को बाहर निकाल देती है कंपाउंड से, दैट इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, तो आयरन कॉपर को बाहर निकाल रहा है, मतलब आयरन मोर रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव है. इसको ऐसे ही रख सकते हो कि बड़ा पहलवान छोटे पहलवान को हमेशा बाहर निकाल सकता है. फिर डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि दो चीज़ें, यहाँ पर ये जो Na पॉजिटिव है ये यहाँ गया और Ba2 पॉजिटिव को निकाल दिया बाहर और Cl के साथ जुड़ गया, तो NaCl बन गया. और दूसरा Ba2 पॉजिटिव इस Na पॉजिटिव को बाहर निकाल के SO4 से जुड़ जा रहा है, तो BaSO4 बन जा रहा है. तो दोनों आयंस एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो जा रहे हैं, इसका कैटायन उसके एनायन के साथ और इसका कैटायन इसके एनायन के साथ. तो व्हेन टू एटम्स और अ ग्रुप ऑफ एटम्स और आयंस interchange places to form two new molecules, then it is called a double displacement reaction. Okay, now note it down. Then the question number 14, in the refining of silver, the recovery of silver from silver nitrate solution involves displacement by copper metal. Write down the reaction. देखो इसका मतलब हुआ कि जब हम सिल्वर को रिफाइन करते हैं तो सिल्वर किस में है, AgNO3 में प्रेजेंट है. इससे ये सिल्वर निकालना है बाहर. कैसे निकाल सकते हो, कोई चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो मोर रिएक्टिव जो होगा वो सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह ले लेगा. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इन्होंने मेंशन किया है कि हम कॉपर मेटल यूज़ करते हैं, तो उसका मतलब है कि कॉपर मेटल मोर रिएक्टिव था ताकि वो सिल्वर को डिस्प्लेस कर पाया, और सिल्वर लेस रिएक्टिव था ताकि वो बाहर निकल गया आराम से, तो सिल्वर बाहर चला गया और यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट बन गया. नाउ दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन. नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 15. व्हाट डू यू मीन बाय अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल्स. तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, एनी रिएक्शन इन विच एक इनसॉल्युबल सॉलिड, जिसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं, तो किसी भी रिएक्शन में एक इनसॉल्युबल सॉलिड अगर बन रहा है, दैट इज कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. फॉर एग्जांपल लेड नाइट्रेट को जब Ki से ट्रीट किया था, हमने वीडियो भी देखा है इसका, तो येलो प्रेसिपिटेट बनता है लेड आयोडाइड का और KNO3 बनता है. ठीक है, देन एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जाम्पल. देखो ऑक्सीडेशन क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, तो कार्बन प्लस O2 गिव्स यू CO2, तो कार्बन ने 2 ऑक्सीजन के एटम गेन किए, तो मतलब कार्बन की ऑक्सीडेशन हो रही है यहाँ पे. वैसे ही कॉपर प्लस O2 गिव्स यू CuO, कॉपर ऑक्साइड, तो यहाँ पर कॉपर ने ऑक्सीजन गेन किया तो कॉपर की ऑक्सीडेशन हुई. रिडक्शन उल्टा हो जाएगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, कॉपर ऑक्साइड से हमने ऑक्सीजन निकाल दी और कॉपर रख दिया यहाँ पे, तो ये कॉपर ऑक्साइड की रिडक्शन हुई, कॉपर की नहीं, कॉपर ऑक्साइड की रिडक्शन हुई. और यहाँ CO2 से एक ऑक्सीजन कम कर दी, तो एक तो कम की कम से कम हमने, तो एनी लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो रिडक्शन. ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आप मेंशन कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज द शाइनी ब्राउन कलर्ड सब्सटेंस एलिमेंट X on heating in air becomes black in color. Name the element X and the black colored compound formed. Shiny brown colored element. देखो सीधी सी बात है, ब्राउन कलर एलिमेंट, एलिमेंट्स में कौन है ब्राउन कलर का, जिसको एयर में हीट करने से ब्लैक हो जाता है. मतलब एयर में हीट करोगे तो उसका ऑक्साइड बनने के चांस ज़्यादा हैं, है ना. नाइट्राइड्स के बारे में तो हमने कुछ पढ़ा नहीं अभी तक वैसे भी, तो मतलब ब्राउन कलर का कोई मेटल होगा. तो शाइनी ब्राउन कलर का मेटल हमने जो यहाँ तक पढ़ा है दैट इज़ कॉपर. तो कॉपर शाइनी ब्राउन होता है, O2 के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है, दैट इज अ ब्लैक कलर्ड कंपाउंड. नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 18. व्हाई डू वी अप्लाई
पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स, ताकि आयरन आर्टिकल्स का कांटेक्ट मॉइस्चर और एयर के साथ ना हो, क्योंकि रस्टिंग के लिए क्या चाहिए, मॉइस्चर प्लस एयर दोनों चाहिए। तो उसके ऊपर अगर एक पेंट की लेयर हम चढ़ा देंगे तो आयरन सरफेस विल नॉट कम इन टू कॉन्टैक्ट विद मॉइस्चर एंड एयर, तो इससे रस्टिंग या कोरोजन प्रिवेंट होगा। देन 19th, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। देखो जहाँ पर भी ऑयल और फैट होगा, अगर उसको आप एयर के एटमॉस्फेयर में रखते हो तो धीरे धीरे वो चीज़ें पकती जाती हैं ऑक्सीडेशन से। तो जब आप बोलते हैं कि फ्रूट्स पक रहे हैं, पकने का मतलब क्या है, उनमें ऑक्सीडेशन हो रही है। पकते ही चले जाएंगे तो सड़ने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पकना कुछ और है, सड़ना कुछ और है। एक लिमिट तक पकने पे फ्रूट टेस्टी होता है और अच्छा लगता है, पर जब उससे ज़्यादा ऑक्सीडेशन हो चुकी होती है तो उसी को हम बोलते हैं कि ये खराब हो गया है। ठीक है, तो राइपनिंग इज बेसिकली अ रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। ओवर राइप फ्रूट है मतलब उसमें ऑक्सीडेशन ज़्यादा हो गई है, और होती ही जाएगी तो वो सड़ता ही जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप जूसेस आप लेते हो बाज़ार में, ठीक है, उनमें क्या होते हैं, प्रेजर्वेटिव्स डाले होते हैं। वो प्रेजर्वेटिव क्या करता है, उस जूस को ख़राब होने से उसकी ऑक्सीडेशन को रोकता है। क्योंकि नॉर्मली अगर आप घर पे कभी भी फ्रेश जूस निकालो, अगर आप दोपहर का निकाला हुआ जूस शाम को पीते हो और वो बाहर रखा है, फ्रिज में भी नहीं, बाहर ही रखा हुआ है रूम टेम्परेचर पे, तो शाम तक ख़राब हो जाएगा। ठीक है, पर प्रेजर्वेटिव डाले जो आप पैक लेके आते हो बाज़ार से जूस के, वो ख़राब नहीं होते, हफ्ता हफ्ता चलते हैं। ठीक है, क्योंकि उनमें हमने प्रेजर्वेटिव्स डाले हैं जो इस ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को स्लो डाउन करते हैं। तो ऑक्सीडेशन को स्लो डाउन कौन करेगा, उल्टा जो काम करेगा, दैट इज़ रिड्यूसिंग एजेंट। अब जो चिप्स होते हैं उनके पैकेट्स, क्योंकि चिप्स बेसिकली क्या है, आलू है, इट्स अ फैट, और ऑयल में फ्राई किए होते हैं, तो ऑयल और फैट है। तो चिप्स पैकेट आर जनरली फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ अगर कांटेक्ट में रहेंगे तो चिप्स का पैकेट अंदर ही अंदर सारे ऑयल और फैट को ऑक्सीडाइज करके सड़ा देगा। ठीक है, तो दे आर जनरली फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है। नाइट्रोजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन नहीं होती, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। ओके, क्लियर। अब नेक्स्ट इज द एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद वन एग्जांपल ईच कोरोजन। तो कोरोजन क्या होता है, जब आयरन वाटर प्लस एयर, एयर में बेसिकली O2, ठीक है, एयर में भी बाकी गैसेज नहीं चाहिए, आयरन को मॉइस्चर चाहिए, वाटर और ऑक्सीजन चाहिए, इनके साथ कंबाइन करता है तो Fe2O3.XH2O बनता है, दैट इज हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। तो कोरोजन वो प्रोसेस है जिसमें कोई मेटल या मटेरियल डिटीरियोरेट करता है ड्यू टू रिएक्शन विद एयर, मॉइस्चर या एसिड्स। देन नेक्स्ट इज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है, जब कभी आपने देखा होगा कि बटर जब भी हम खाते हैं तो उसके बाद इमीडिएटली फ्रिज में रख देते हैं वापस, अगर नहीं रखेंगे तो बटर का जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाता है और उसमें स्मेल आने लग जाती है। तो रेंसिडिटी वो फिनोमिना है, बेसिकली जो प्रोसेस है दैट इज़ रेंसिडिफिकेशन। ठीक है, उसका रिजल्ट है रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी आ जाती है फूड में। ठीक है, तो ये क्या है, एक फिनोमिना है जिसमें हमारा जो फूड है उसके जो ऑयल्स हैं, फैट्स हैं, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ऑक्सीडेशन से उनकी एक बड़ी गंदी स्मेल और उनका टेस्ट खराब हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज द रेंसिडिटी। ठीक है, हम बोलते हैं कि फूड हैज़ बिकम रेंसिड। फॉर एग्जाम्पल कि लिविंग बटर अनरेफ्रिजरेटेड मेक्स इट गो रेंसिड। अवॉइड कैसे कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन को स्लो डाउन करके। तो या तो उसको एयर टाइट कंटेनर्स में स्टोर करो, फिर रेफ्रिजरेटर में रखो, एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर दो, या नाइट्रोजन के एनवायरनमेंट्स में फ्लश करके स्टोर करो। ओके, तो दैट कंप्लीट्स अवर NCERT एक्सरसाइज सॉल्यूशन. Okay, after that we will be doing some more problems, maybe higher order thinking type questions in the next lecture. Thank you, have a nice day.